है 1.2। इसमें क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। देखो कहना क्या चाहता है, कहना चाह रहा है स्मॉल स्फीयर जो है वो हमारा है Q1, जो कि हमें गिवन है Q1 की वैल्यू 0.4 माइक्रोकूलम, यानी हमें Q1 गिवन है, ठीक है। और हमें गिवन है दूसरा कोई स्फीयर है जिसका चार्ज है 0.8 माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो पहली चीज तो ये समझ लो कि कंफ्यूज मत होना कि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज तो देखो पॉजिटिव है, और ये वाला चार्ज नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो ये बता रहा है उनका नेचर। जैसे नेगेटिव चार्ज बता रहा है वो अपोजिट नेचर का है, क्लियर है। जब हम फॉर्मूले में Q1 या Q2 को पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड देखेंगे, यानी कि हम बोलेंगे Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो है 0.4 माइक्रोकूलम का, Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो है 0.8 माइक्रोकूलम का। नेगेटिव साइन का मैग्नीट्यूड से कोई रोल नहीं है। नेगेटिव साइन का कितना बता रहा है कि Q2 जो है वो Q1 का अपोजिट चार्ज है। अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 नेगेटिव है, बस। लेकिन स्ट्रेंथ की बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो 0.4 है, इसका 0.8 है। तो पहली बात क्लियर हो गई कि नेगेटिव साइन आपका फॉर्मूले में नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि जो ये Q2 है वो विद साइन जाएगा -0.8 या 0.8 जाएगा। तो आपने देखा होगा फॉर्मूले में कभी भी माइनस साइन नहीं लगता। वो इसलिए ही नहीं लगता क्योंकि माइनस साइन का स्ट्रेंथ से या फिर कह लो मैग्नीट्यूड से कोई भी कनेक्शन नहीं है। माइनस साइन बस इतना बताता है कि उसका अपोजिट है। पहले क्लियर हो गई कि Q2 जो है वो अपने साइन के साथ नहीं जाएगा, सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड के साथ जाएगा 0.8, ठीक है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है दो स्फीयर के बीच में। तो जैसे कि मैं डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूं, देखो एक स्फीयर जिसका चार्ज दिया था 0.4 माइक्रोकूलम, वो मैंने यहाँ बना दिया। एक है उसका है 0.8 माइक्रोकूलम, वही मैंने बताया कि ये अपोजिट चार्ज है। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया ताकि -0.8, यानी इसका ये अपोजिट चार्ज है, ओके। तो Q1 की वैल्यू 0.4 माइक्रोकूलम हो गई और Q2 की वैल्यू -0.8 माइक्रोकूलम हो गई, ओके। और क्या गिवन है हमें, और हमें दिया हुआ है कि इनके बीच में जो फोर्स लग रही है एयर में, यानी जो ये स्फीयर रखे हुए हैं वो कहाँ रखे हुए हैं, वो रखे हुए एयर में। तो एक इंफॉर्मेशन आपको ये दे दी कि एयर में रखे हुए हैं, ठीक है। तो जो फोर्स लग रही है वो फोर्स लग रही है 0.2 न्यूटन की, यानी कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो है 0.2 न्यूटन, ओके। अब चाहता क्या है कैलकुलेट करवाना, कैलकुलेट कराना है फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, यानी जो ये दो स्फीयर है उनके बीच में क्या डिस्टेंस होगा, यानी कितनी दूरी पर रखे हैं। पूछ रहा है कि ये वाला स्फीयर इस वाले स्फीयर से कितने डिस्टेंस पर है। मैंने मान लिया r डिस्टेंस पर है और आपको r की वैल्यू निकालनी है। तो क्लियर है। अब आपको क्या पता है कि फोर्स कितना है, आपको पता है चार्ज कितना है, डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें सारी चीजें आती हो। तो आप लोगों को याद होगा कि वो फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, तो देखो आपको फोर्स पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, कांस्टेंट होती है, Q1 पता है, Q2 पता है, यहां से मैं R निकाल सकता हूं, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। अब फोर्स जितनी वैल्यू गिवन है वैल्यू पुट कर देता हूं। फोर्स में वो कितनी गिवन है, फोर्स है मेरी 0.2 न्यूटन की। फोर्स कितनी गिवन है, 0.2 न्यूटन की, ठीक है। तो फोर्स की जगह लगा दिया 0.2 न्यूटन इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप लोग जानते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ क्या होती है, 9 × 10⁹ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा 9 × 10⁹। यहां तक बात समझ आई बिल्कुल। Q1, अब चार्ज 1 कितना था, Q1 है हमारा 0.4 माइक्रोकूलम। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, Q1 की वैल्यू 0.4 लगा देंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है अपने न्यूमेरिकल्स में, भाई जब भी फिजिक्स के अंदर कोई वैल्यू लगेगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की तो वो ऐसा ही यूनिट में ही होनी चाहिए, वरना नहीं लगेगी। पहले कन्वर्ट करो तब लगेगी। तो क्या चार्ज की ऐसा यूनिट माइक्रोकूलम होती है, कूलम होती है, भाई कूलम होती है। तो इस 0.4 माइक्रोकूलम को कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलम में। तो 0.4 माइक्रोकूलम जब कन्वर्ट होगा कूलम में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 × 10⁻⁻⁶ कूलम। अगर आपको नहीं पता है तो याद रखना कि जब भी 1 माइक्रोकूलम को कन्वर्ट करते हैं कूलम से तो 10⁻⁻⁶ कूलम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को याद रखना अगर नहीं पता है तो, कि अगर 1 माइक्रोकूलम को कूलम में बदला जाएगा तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई होगा। बात क्लियर है।
तो मैंने 0.4 को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कूलम में बदल गया। सेम यहाँ करूंगा 0.8 माइक्रो कूलम में, तो 0.8 को मैं 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरा जो माइक्रो कूलम यूनिट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, कूलम में। बहुत अच्छे, तो यहाँ पे हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम Q1 की जो वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे, 0.4 इंटू 10⁻⁶। गॉट इट। अब Q2 की बात कर लेता हूँ। Q2 कितना आएगा मेरा, 0.8 इंटू 10⁻⁶। 0.8 इंटू, अब कुछ बच्चों का जो डाउट है ना कि भाई Q2 तो हमारा नेगेटिव में था, देखो यहाँ माइनस 0.8 था, आपने यहाँ पर माइनस साइन क्यों नहीं लगाया। मैं फिर से बता रहा हूँ, माइनस साइन मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि दोनों अपोजिट नेचर के हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पर Q2 और Q1 क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी वो चार्ज का अमाउंट कितना है, चार्ज की क्वांटिटी कितनी है। तो क्वांटिटी को साइन से कोई मतलब नहीं है। Q2 कितना है, 0.8, बात खत्म, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। क्लियर है, इसलिए साइन नहीं लगाया मैंने वहां पर। आर स्क्वायर ये तो कैलकुलेट ही करना है, तो देखो ध्यान से सारी वैल्यू पुट हो गई। मैं कैलकुलेशन करके भी आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, फोर्स आपको 0.2 था, 1/4 9 to 10 9 थी। Q1 की वैल्यू पुट कर दी, Q2 की वैल्यू पुट कर दी, आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर निकालना है तो मैं आर स्क्वायर को कहां ले जाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, क्योंकि आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो इसकी वैल्यू आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 9। अब देखो एक काम करो, जितने 10 वाले उनको एक तरफ लिख लो और जितने ये कांस्टेंट टर्म है उनको एक तरफ लिख लो। तो 9 इंटू, कोई दिक्कत तो नहीं ना, मल्टीप्लाई में 2 इंटू 5 इंटू 3, चाहे 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 2, मीनिंग तो सेम ही होता है, तो सेम यहाँ पर है। तो आगे पीछे कर रहा हूँ, सिर्फ फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा। तो 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8, ये मैंने एक तरफ लिख लिया इंटू। अब जो 10 वाले उनको अलग लिख ले रहा हूँ, 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब देखो आर स्क्वायर तो वहां आ चुका था, फोर्स यहाँ आ गया क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, कुछ नहीं होता है 1 मान लो। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आर स्क्वायर इधर आ गया, 0.2 इधर आ गया। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। तो देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे आता है 9 इंटू, अब देखो एक काम करो, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 10 वालों को अलग कर लो, इसको अलग कर लो, यहाँ से डेसिमल हटेगा, एक डेसिमल गया तो नीचे का भी एक डेसिमल गया। ठीक है, यहाँ से 0.8 गया तो नीचे एक 10 आ गया। ठीक है, तो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर हो गया आपका 9 इंटू 4 इंटू 8, 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू, अब 10⁻9 माइनस 10⁻6, आप लोगों को पता होगा अगर बेस सेम होता तो पावर ऐड होती है, तो सॉल्व कर लो। 9 -6 और -6, तो देखो 10⁻6 और 10⁻6 ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 10⁻12, क्योंकि 6 और 6 12 होगा, 10⁻12 और प्लस 10⁻9। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हमारा वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10⁻⁻3, कितनी आएगी, 10⁻⁻3। ठीक है, नीचे क्या बचा आपका, नीचे आपका बचा 0.2 इंटू 10, 0.2 नहीं, पॉइंट तो हटी चुका, तभी तुमने 0.3 0.4 आया था, सिर्फ 2 इंटू 10। क्लियर है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10⁻3 इंटू 2 इंटू 10। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 4 36, 36 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। क्लियर है, 2 से इसको कट कर दो 4। ठीक है, 2 4 जाए 8, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई, तो 36 इंटू 4 किया तो आ गया मेरा 144 इंटू 10⁻3, ये 10 है। जब ये 10 ऊपर जाएगा तो आपको पता है 10 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 10⁻1 बन जाएगा। तो 10⁻3 10⁻1 सॉल्व हुआ तो 10⁻⁻4 बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब स्क्वायर आके इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो r इक्वल्स टू ये हो जाएगा मेरे भाई अंडर रूट में 144 इंटू 10⁻⁴। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है वैल्यू कितनी आएगी, 144, इसका रूट से बाहर निकालो, किसका होता है 1/12, तो 12 इंटू ये क्या है 10⁻⁴, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻2, क्योंकि भाई अंडर रूट से बाहर भी तो निकालो, तो 10⁻⁴ क्या बन गया, 10⁻2 बन गया। तो ये सॉल्व होकर आपका आ गया 0.12 मीटर, यानी कि जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है 0.12 मीटर। अगर मीटर बताना है तो बनना 12 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर बताना है, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि जो ये दोनों स्फीयर है उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो आप कैसे बोलोगे कि भाई जो ये स्फीयर है जो कि 0.4 माइक्रोकूलम का है, जो दूसरा स्फीयर 0.8 माइक्रोकूलम का है, जो कि एयर में रखने पर एक दूसरे पर 0.2 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.12 मीटर है। तो थोड़ा सा फील आया
कि किस तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं कि जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना हुआ 0.12 मीटर। अब इसमें एक और पार्ट पूछा गया था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या था? बी वाला पार्ट, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, यानी जो ये सेकंड स्फीयर है उसमें कितनी फोर्स आई फर्स्ट की वजह से। देखो फर्स्ट ये था फर्स्ट वाला, सेकंड स्फीयर ये था, तो इन्होंने बोला था कि फर्स्ट वाले स्फीयर पे जो सेकंड की वजह से फोर्स लग रही है वो 0.2 न्यूटन की लग रही है। अब उल्टा पूछना है कि सेकंड वाले पे फर्स्ट वाले की वजह से कितनी लगेगी। तो आपको बता दूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करती है। न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करती है, इसका मतलब क्या है कि F1 इक्वल होता है नेगेटिव F2 के। यानी न्यूटन का थर्ड लॉ कहता था कि अगर एक बॉडी 10 न्यूटन की फोर्स दूसरी बॉडी पर लगाती है तो दूसरी बॉडी भी 10 न्यूटन की फोर्स पहली बॉडी पर लगाएगी। तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से था टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वही यहाँ पे लागू होगा कि अगर एक स्फीयर ने दूसरे स्फीयर पर 0.2 न्यूटन की फोर्स लगाई है तो चूंकि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है तो दूसरा स्फीयर या पहला स्फीयर जो है वो भी 0.2 न्यूटन की ही फोर्स लगाएगा। यानी दोनों एक दूसरे पर सेम अमाउंट की फोर्स लगाएंगे, एट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे 0.2 न्यूटन की। यहां तक बात क्लियर है? तो वही पूछा था आगे कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 0.2 न्यूटन। तो इसका तो सीधा हो गया। और फोर्स कैसी होगी? एट्रैक्टिव इन नेचर होगी क्योंकि अपोजिट चार्ज है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.3।